जरा देखिए, अब कहता है सल्फर रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फाइड। सल्फर रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फाइड। एमजीएस इज एन आयनिक कंपाउंड। देखो आपको पता है एमजीएस एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि मैग्नीशियम एक ग्रुप 2 का मेटल है और सल्फर जो है वो ग्रुप 6 का एक नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल जुड़ता है तो क्या कंपाउंड बनेगा? आयनिक कंपाउंड। याद है कि आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स। खैर, वो सवाल में कहता है कि कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम इन फिगर 5.1 ऑफ द आयंस इन मैग्नीशियम सल्फाइड। देखो बच्चों, आप सबको पता है कि मैग्नीशियम का न्यूट्रल एटम 1224 होता है। कॉन्फ़िगरेशन इसकी 282 है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करेगा तो Mg2 प्लस का आयन नहीं बन जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये मैग्नीशियम बन गया और सल्फर 1632 था ना। तो अब सोचो कि सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन 286 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो सल्फर का S2 नेगेटिव बनेगा। और जब ये दोनों चार्जेस सेम हो तो फिर MgS ही नहीं बनता एंड। अब ये जब आपने बना लिया तो ये रफ वर्किंग, डेटा की वर्किंग आपने साइड पे अपने लिए करनी थी या ब्लैंक पेज पे कहीं भी। अब मुझे ये बताओ कि मैग्नीशियम आयन के पहले शेल में तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने 2 क्रॉसेस दिखाए। अब इधर की बनाने की जरूरत नहीं, क्लू खुद दिया हुआ उसको कि मैग्नीशियम के उसने आपको 2 क्रॉसेस बना के दिए हुए हैं। अगले शेल में मुझे बताओ 8 इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे दिखाओगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिखाओगे कि इसका शेल यूं बनाया और आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसेस ही दिखाने हैं, क्योंकि मैग्नीशियम को उसने अब क्रॉसेस से शो कर दी। तो ये आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ गए और यहाँ पे एंड पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ऐसे बचते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो आपके ये थे ये लूज नहीं हो गए थे। जब लूज हो गए तो फिर तो हम उस आयन में आखिरी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो लूज हो गए वो तो गायब हो गए, वो गायब हो गए। तो गायब होने का मतलब है कि इधर टॉप पर 2 प्लस चार्ज आपने लिखना था। और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स याद है लूज होके किसने गेन कर लिए थे? सल्फर के आयन। अब सल्फर के पहले शेल में देखो उसने आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल के सल्फर के डॉट्स बनाए हुए, फिर दूसरे शेल के उसने 8 भी बनाए हुए, तीसरे शेल के जो अपने उसके 6 थे, जरा देखिए अपने उसके, मैं इधर 6 जो इलेक्ट्रॉन्स ये दिखा देता हूं। बट मैंने क्या कहा था, 6 कैसे दिखाते थे कि 2 ऊपर 2 नीचे, एक राइट पर और एक लेफ्ट पर, ये उसके अपने पर्सनल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। बट वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम ने लूज किए वो इसी सल्फर ने गेन कर लिए थे जब, तो वो 2 गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स अब क्रॉसेस की शक्ल में नहीं दिखाएंगे टू शो कि यार ये वही सल्फर ने, सॉरी मैग्नीशियम ने जो अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्रॉस लूज किए थे, ये वही 2 लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, एक इसने गेन कर लिया और एक ये इधर आ गया। तो इस तरह सल्फर जो है वो 2 माइनस का आयन नहीं बना लेगा। तो ये इस तरह से देखिए, मुफ्त के 3 मार्क्स इस तरह के मॉक्स में हम बहुत करते थे सवालात। अब देखो वो कहता है स्टेट वाई MgS हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, 1 मार्क। आपने बच्चों अब एक नंबर के लिए इसका जो वो बताना है। तो हमने पढ़ा था कि यार देखिए आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं, 1 मार्क का पूछे तो आयनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, चूंकि कंपेयर नहीं कर रहा, आयनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सिंगल लाइन है ना तो इतना लंबा चौड़ा जवाब हमें जगह नहीं होगी उसके लिए। देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, तो उन्हें जाहिर है तोड़ने के लिए फिर हीट एनर्जी, वो पूरा अगर 2 मार्क 3 का जवाब होता तो जगह भी ज्यादा देता। तो आप इधर सिर्फ ये जवाब लिखो कि वाई MgS हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है ना तो वो स्ट्रांग होते हैं, उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, एनर्जी ज्यादा चाहिए टू ब्रेक ब्रेक, तो वो सारी बात। अब वो कह रहा है कि स्टेट वाई मोल्टन MgS कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। याद है जब मोल्टन MgS होगा तो वो आयंस जो हैं फ्रीली मूविंग आयंस नहीं होंगे, तो हम इसमें लिखेंगे इसको फ्रीली मूविंग या
फ्रीली मूविंग या बच्चों उसको मोबाइल आयंस का लफ्ज आप मार्क्स स्कीम में बहुत देखा करोगे। तो देखिए फ्रीली मूविंग या मोबाइल आयंस हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये आयनिक कंपाउंड। तो अब जरा गौर करो कि आपके पास इसके जरा जवाबात देखिए। ये स्ट्रक्चर में तो उसने कहा ना, मैं आपको एक मिनट जरा आंसर इसका रीड करना बताऊं। 8 क्रॉसेस इन द सेकंड शेल ऑफ एमजी। क्या हमने 8 क्रॉसेस इन द सेकंड शेल ऑफ एमजी ही नहीं बनाए? फिर कहता है उसका एक मार्क है, फिर कहता है 6 डॉट्स इन 2 क्रॉसेस इन द थर्ड शेल ऑफ सल्फर। थर्ड शेल ऑफ सल्फर में देखो ना 6 डॉट्स और 2 क्रॉसेस ही नहीं है, एक मार्क उसका है। एम मार्क 1 मार्क 2, ये M1 M2 M3 मार्क 1 मार्क 2 मार्क 3 है। मार्क 3 कहता है 2 प्लस चार्ज ऑन mg, तो ये देखो वाकई हमने 2 प्लस चार्ज ऑन mg लिखा हुआ है। एंड 2 माइनस चार्ज ऑन सल्फर, तो ये इसमें से कोई एक भी गलत होगा, पूरा ना मार्क काटे। अब अगला पार्ट का सवाल था ना कि वाई MgS इज हाई मेल्टिंग, तो आयनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, हमने लिखा आयनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग। फिर फ्रीली मूविंग या मोबाइल आयंस, तो ये इसको मोबाइल आयंस कहता है। तो इस तरह आपकी फ्रेजिंग वर्ड बाय वर्ड चीजों से मैच करेगी। अच्छा, बी में कहता है हैज अ जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। तो बताइए जरा बच्चों, कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स हमने किसके पढ़े थे? जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स याद है, हमने मैक्रो मॉलिक्यूल्स इनके पढ़े थे। तो मैक्रो मॉलिक्यूल था, एक सिलिकॉन कार्बाइड था और एक सिलिकॉन 4 ऑक्साइड है। तो इनमें 4 मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन थे जिनके जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स थे? तो क्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स कितने हमने पढ़े थे? एक इसमें से था डायमंड, ठीक है जी, एक था ग्रेफाइट, एक था इसमें सिलिकॉन 4 ऑक्साइड। तो इस तरह सिलिकॉन कार्बाइड, यहां पे ये 4 मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे, याद है? अब इनमें इनमें से कौन सा हमें इस वक्त गिवन है? देखिए इसमें हमें इसमें सिलिकॉन 4 ऑक्साइड ही गिवन है, जो कि कौन सा अल्फाबेट है? सी। इन सब के बच्चों आपको याद है स्ट्रक्चर्स, इनके यूजेस और इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनके FAQs, ये सारा कुछ हमने बहुत दफा मौका देता था। तो ये इस तरह से आपने, तो इसका मतलब है सिलिकॉन 4 ऑक्साइड यानी सी, ये सी इसका आंसर होगा। कहते हैं देखिए नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NCl3 इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। यार वैसे रिकॉल की नियत से बता रहा हूं कि NCl3 क्यों कोवेलेंट कंपाउंड है। कैन यू गिव मी अ क्विक रिकॉल, या खुद को आप रिकॉल दे सकते हो कि कोवेलेंट का कैसे पता चलता था? मैंने वो जो बाकी पेपर्स अपलोड किए हुए ना बच्चों, उसमें भी इसी तरह पूरा पूरा मैंने समझो रिकॉल दिया हुआ, तो उसको आप फास्ट ट्रैक पे लगा के आप चेक कर सकते हो। तो NCl3 में जरा गौर से देखो, NCl3 में देखिए ये नाइट्रोजन है और ये Cl। मुझे ये बताएं बच्चों कि नाइट्रोजन भी आपके पास एक नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है और Cl भी एक नॉन मेटल है, ठीक है जी। तो ये भी आपके पास एक नॉन मेटल है, NCl3 में नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल है और क्लोरीन भी एक नॉन मेटल। बात समझ आई सबको? तो दोनों नॉन मेटल है, ये ग्रुप 5 का मेंबर है और क्लोरीन इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 7। तो बोथ आर नॉन मेटालिक, दैट्स व्हाई NCl3 इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। और कोवेलेंट हो तो याद है फिर इसमें इस तरह की ओवरलैप्स बनती हैं। कोवेलेंट में ना कहीं वो आयंस वाले स्ट्रक्चर्स इस तरह ब्रैकेट्स बना के तो आयंस लिख लेना ऊपर ऐसे करके, समझ आई जी? अब कहता है कि कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ NCl3, शो आउटर इलेक्ट्रॉन्स ओनली।
अच्छा देखिए, अब इसमें सबसे पहले तो हमें इधर जाके क्या बनानी पड़ेगी, की बनानी पड़ेगी कि यार डॉट में रख लेता हूं नाइट्रोजन के लिए और क्रॉस में रख लेता हूं क्लोरीन्स के लिए। देखिए बच्चों, रफ वर्किंग इसकी इस तरह थी ना कि नाइट्रोजन में 714 है और क्लोरीन 17 और 35.5 है। ठीक है, सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन्स दिखाने। मुझे बताएं, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 25 है, क्लोरीन की 287 है। आपको ये बात याद आ रही है बच्चों कि ये 25 है और ये 287? मुझे ये बताएं कि देखिए नाइट्रोजन बाहर से फर्दर कितने और गेन करेगा। नाइट्रोजन गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन कितना करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। यानी नाइट्रोजन को 3 चाहिए, क्लोरीन को 1 चाहिए। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले किसका मसला हल करना है, उनका जो कम तादाद में है या उनका जो ज्यादा तादाद में है। रिमेंबर, दोज हु आर ग्रेटर इन नंबर फर्स्ट सॉल्व देयर प्रॉब्लम। तो मुझे ये बताइए कि क्लोरीन्स पहले, ज्यादा तादाद में क्लोरीन्स है ना, तो इनका मसला पहले सॉल्व करो। टेल मी बच्चों, ईच क्लोरीन एटम नीड्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1, राइट? नहीं, उसमें 3 की बनानी पड़ेगी। था फिलहाल यही देखो, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो देखिए इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस क्लोरीन को भी 1 चाहिए, इस क्लोरीन को भी 1 चाहिए। टोटल कितने चाहिए? 3। ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है? ये नाइट्रोजन की जिम्मेदारी है। याद आया? क्लोरीन्स को ये ईच इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना, देखो ना, क्लोरीन हैज 7 ऑलरेडी, 1 ये गेन करेगा, तो इस क्लोरीन ने भी एक गेन करना है, इस क्लोरीन ने भी एक गेन करना है, इस क्लोरीन ने भी एक गेन करना है। तो अगर इनको 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो टोटल 3 चाहिए। अब टोटल 3 चाहिए तो मुझे एक बात बताओ, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इनको प्रोवाइड करेगा नाइट्रोजन। अब चेक करो, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, अपने 5 हैं, तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करवा लेता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा वो नाइट्रोजन, 1 इसको। तो 5 में से जब उसने 3 डोनेट कर दिए तो 2 तो उसके पास अकेले बच नहीं गए। समझ आ रही है? तो ये तो हल हो गया क्लोरीन्स का मसला। अब आओ नाइट्रोजन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ईच नाइट्रोजन सी नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। मुझे ये बताइए कि हर नाइट्रोजन को अगर 3 चाहिए, तो ये तो है ही एक नाइट्रोजन, तो इसको ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये इन तीनों क्लोरीन्स की जिम्मेदारी नहीं है? तो ईच क्लोरीन जो है 1-1 इलेक्ट्रॉन, देखो हर क्लोरीन एटम अपने 7 में से 1-1 भी डोनेट करे तो टोटल 3 पूरे नहीं हो जाएंगे और नाइट्रोजन की डिमांड पूरी हो जाएगी। तो क्लोरीन्स अपने 7 में से 1 इसको ने डोनेट कर दिया, तो पीछे इसके पास कितने बच गए? ठीक है, इसके पास ये 6 बच गए। 1 इस क्लोरीन ने डोनेट कर दिया तो इसके पास भी यहां से ये 6 बच गए। 1 इस क्लोरीन ने डोनेट कर दिया तो इसके पास भी यहां पीछे 6 बच। बात समझ आई सबको? तो अब मुझे ये बताइए बच्चों कि ये आपके पास पूरा NCl3 जो है वो इस तरह से ये बन गई। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि NCl3 जब आपके पास ये ऐसे बन के आ गया, तो क्वेश्चन क्या था, जरा ये ध्यान दीजिए। अब जरा गिनती करो, एंड पे देखो, इस क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, इसके भी 8 पूरे, इसके भी 8 पूरे हो गए, और इस नाइट्रोजन के भी गिनती करो, 8 पूरे हैं। तो एट द एंड दे आर बेसिकली वो है। अब देखो जरा एक सेकंड, एक बात चेक करते हो पीछे से। अब इसने देखो इधर मार्क्स किस बात के दिए हुए हैं, मैं एक मिनट में आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इसकी समझा दूं। इसने देखो इस पूरी हरकत के, वो कहता है 3 मार्क्स हैं टोटल, तो इसमें की का मार्क ही उसने नहीं रखा हुआ। तो की एक्चुअली बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन आप एहतियातन हमेशा बनाया करो। ठीक है, कि कभी मार्क हो भी सकते हैं, कभी नहीं भी होंगे। तो इसने देखो एक मार्क दिया हुआ नाइट्रोजन के साथ, उसने क्या कहा हुआ है देखो, कहता है नाइट्रोजन विद 1 डॉट क्रॉस बॉन्डिंग पेयर विद ईच Cl, 2 नॉन बॉन्डिंग डॉट्स फॉर N
6 नॉन बॉन्डिंग डॉट्स फॉर Cl। मार्क्स इस चीज के थे। ये वाला डायग्राम बेशक पेन से बना लो, पेंसिल से भी ठीक है। समझ रहे हो? उसने देखिए आपको मार्क्स पता है बच्चों, एक नंबर दिया है उसने, जरा ये समझो, एक नंबर उसने दिया है ये इस 2 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन दिखाने का, ठीक है। एक मार्क दिया है उसने एक एक इनके साथ बॉन्डेड, इन तीनों को मिला के एक मार्क इसका है, एक मार्क इसका है, और एक मार्क ये हर क्लोरीन के साथ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाने का। तो परफेक्ट 3 आउट ऑफ 3 की स्ट्रक्चरिंग ये आपकी हो जाएगी। इज दिस क्लियर टू यू? अब जरा आइए तो इसको मैच अप करके देख लो, अब अगर आपको कोई इशू है तो। क्यों बच्चों, यहां तक कुछ प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? जी उमर, मैं ये भी एक अपडेट, छोटा सा डेफिनेशन याद करनी है, बस याद रख सकते हैं। अच्छा जी, सिक्स्थ वाले केस पे आओ। कहता है लिथियम क्लोराइड LiCl इज एन आयनिक कंपाउंड। लिथियम क्लोराइड LiCl इज एन आयनिक कंपाउंड। कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। अब देखो आपको पता है LiCl क्यों आयनिक है, क्योंकि लिथियम इज अ मेटल ऑफ ग्रुप 1 एंड क्लोरीन इज अ मेटल, नॉन मेटल ऑफ ग्रुप 7। तो मेटल नॉन मेटल जुड़े तो ये आयनिक बॉन्ड ही होता है, तो ये इस वजह से आयनिक है। खैर वो कहता है कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट एंड चार्जेस ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन लिथियम क्लोराइड। तो चार्जेस ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन लिथियम क्लोराइड कैसे करोगे? अब वो कहता है कि देखो आपने कंप्लीट करना है द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट एंड चार्जेस ऑफ द आयंस इन लिथियम क्लोराइड। तो मुझे बताओ कि यार लिथियम का, अच्छा इधर देखो क्लोरीन का उसने न्यूक्लियस तो नहीं बनाया ना, बस Cl लिख के डायरेक्ट पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब आपने इधर रफ वर्क क्या करना है कि देखिए Li3 7 होता है और Cl 17 एंड 35.5 होता है। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 2, लिथियम की 2 1 है, इसकी 287। अब लिथियम याद है एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो लिथियम के डायरेक्ट बाहर क्या आ जाएंगे? अब देखो उसने क्लोरीन डॉट्स दिखाए हैं, तो मैं Cls को किस तरह दिखा सकता हूँ? Cls को क्रॉसेस दिखा देता हूँ। समझ आई बात? तो आप इधर भी एहतियातन की बना लो कि यार अब उसने क्लोरीन्स को डॉट दिखाया हुआ है, उसने क्लोरीन्स को खुद डॉट दिखाया हुआ है, तो मैं लिथियम को फिर क्रॉस से ना दिखा दूं। ठीक है ना, इसने क्लोरीन को डॉट्स दिखाया हुआ है, तो मैं लिथियम को फिर क्रॉस कर देता हूँ, कोई वन ऑफ द अदर साइंस रखना है। तो अब लिथियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे ऐसे, और उस पे रिजल्टिंग 1+ का इधर टॉप पे चार्ज आ जाएगा। ये देख रहे हो, इसने जो डैशेस से बनाए हुए हैं, इस चार्ज को भी फिल करना। तो आपने इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स बना के ऊपर टॉप पे चार्ज फिल कर देना था। जी मैं टाइमिंग भेज दूंगा आपको बिला। वो ऐसे आईजी के चारों, अब 2021, 2020, 2019, 2018, इनकी मई जून की आईजी की थ्योरीज मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी हैं। फुल डिटेल्ड रिकॉल उसमें मैंने ऐसे ही दिया हुआ है, तो आप उसको भी बार बार पहले खुद अटेम्प्ट करके फिर वहां से अपनी प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। तो मैं फिर आपकी शाम के हाफ में ना एक इंडिविजुअल छोटी मोटी कोई और मसले मसाइल हुए तो वो आपको मैं टाइमिंग भेज दूंगा जी, ठीक है। तो अब जरा देखो, कहता है कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट एंड चार्जेस ऑफ द आयंस इन लिथियम क्लोराइड। अच्छा जी, अब क्लोरीन का तो देखिए पहले शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में 8 आ गए, और लास्ट शेल में कितने? 7। तो आपने वो लास्ट वाले 7 को शो करना भूलना नहीं है इसमें। तो देखिए लास्ट वाले में 7 कैसे दिखा दें कि 7 ऐसे दिखा दें कि 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, और 7वां इधर, और ये जो एक क्रॉस है, याद है जो लिथियम ने अपना एक आउटर इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो आके इस क्लोराइड ने गेन नहीं कर लिया। ठीक है जी। तो मुझे बताइए कि ये आपके पास 1- का चार्ज इस पे डेवलप होगा? देखिए मुफ्त के 3-3 मार्क्स दे ही जा रही है।
अब आपने इसकी जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जरा ये देखिएगा। कहता है 2 क्रॉसेस इन द फर्स्ट शेल ऑफ लिथियम। देखो अब उसने ये, वैसे ऑनेस्टली कितनों ने इसमें लिथियम को 2 डॉट से ही दिखा दिया था। देखो ये लिथियम के ये 2 डॉट्स किसने बनाए थे जी। तो देखो इधर वो मार्क काटेगा, देख रहे हो, क्योंकि ये समझ आई ना, क्योंकि देखो डॉट्स तो क्लोरीन के उसने एलोकेट कर दिए थे, डॉट्स तो क्लोरीन के एलोकेट कर दिए थे, तो फिर दूसरे को क्रॉस देना पड़ेगा ना, तो ये बड़ा एहतियात करनी है। तो उसने कहा 2 क्रॉसेस इन द फर्स्ट शेल ऑफ लिथियम, वो हमने देखो 2 क्रॉसेस इन द फर्स्ट शेल दिखाए हुए। फिर कहता है 7 डॉट्स एंड 1 क्रॉस इन द थर्ड शेल ऑफ क्लोरीन। थर्ड शेल में कहता है देखो 7 डॉट्स और 1 क्रॉस ये वाला थर्ड शेल में, और कहता है प्लस चार्ज ऑन लिथियम एंड नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोराइड आयन। तो 1 प्लस चार्ज ऑन लिथियम एंड 1 माइनस ऑन क्लोराइड, 3 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आई बात जी? बिल्कुल बात सही है कि देखिए की का उसने मार्क्स स्कीम में रिसेंट ईयर्स में अब इतना जिक्र नहीं करना शुरू किया हुआ, लेकिन फिर भी एहतियातन लिखने में क्या हर्ज है कि कहीं पे मार्क हुए भी तो चलो मिल जाएंगे ना, कटेंगे नहीं। बट ये डॉट क्रॉस का फर्क बड़ा वाजे होना चाहिए, तो सिर्फ फ्री के 1 मार्क 2 काट रहे हो उधर, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। समझ आई बात बच्चों? तो ये वही क्वेश्चंस हैं जो मॉक्स में भी मैं बार बार रिपीटर पे लगाता था ताकि यार ये क्लियर हो जाए। ई में कहता है, अब सुनो, ई में कहता है एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स why lithium chloride is a solid at room temperature but NCl3 is a liquid with a relatively low boiling point. जी अब जरा बताइए कि वो कह रहे हैं कि मतलब वो कह रहे थे ना कि चूंकि मार्क्स स्कीम में नहीं दी होती तो ये जरूरी तो नहीं है बनाना हर बार, बट मैं फिर भी कह रहा हूँ आप फिर भी बनाओ, चाहे उसके मार्क्स हो ना हो, काम पूरा करो ताकि आपके एंड से कोई वो ना हो। अच्छा जी अब आइए इस क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स why lithium chloride is a solid at room temperature but NCl3 is a liquid with a relatively low boiling point. तो ये तो वही कट कॉपी सवाल जवाब है 3 मार्क का। अब आपको 3 पॉइंट्स क्या देने हैं इसमें, देखिए सवाल पढ़ के ना मार्क्स देख लिया करो इसके थ्योरी सेक्शन में। जरा बताइए बच्चों इसमें क्या लिखेंगे। इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स व्हाई LiCl इज अ सॉलिड जबकि NCl3 इज अ लिक्विड विद रिलेटिवली लो बॉइलिंग पॉइंट। तो हम बोलेंगे कि जी सिंस लिथियम क्लोराइड, अब इसने देखो उसने फॉर्मूला फॉर्म में दिया है ना, तो मैं भी जवाब फॉर्मूला फॉर्म में दे देता हूं। सिंस LiCl इज आयनिक, ठीक है जी, एंड NCl3 इज कोवेलेंट, इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, तो उनके सॉलिड और लिक्विड होने की क्या वजह थी, वही अट्रैक्टिव फोर्सेस वाली वजह है। तो सिंस LiCl इज आयनिक NCl3 इज कोवेलेंट, सो द LiCl में कौन सी फोर्सेस होंगी बच्चों, सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस in LiCl are stronger, ठीक है जी, are strong, whereas intermolecular forces of attraction in NCl3 are weaker, ठीक है जी, are stronger and weaker। तो अब जरा देखो इसमें हमने एक बात जरा देखिएगा, उसने कहा देखो आयनिक बॉन्ड्स इन LiCl 1 मार्क इसका, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन NCl3
और वीकर अट्रैक्शन, ये देखो अब वीकर अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इन NCl3 और रिवर्स आर्ग्यूमेंट, ORA कहते हैं, और रिवर्स आर्ग्यूमेंट जो हमने इधर दिया हुआ है कि देखिए द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इन LiCl आर स्ट्रॉन्गर वेयर एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन NCl3 आर वीकर। अच्छा बच्चों बताइए मुझे, आप इस मेरे जवाब पे मार्क्स स्कीम के मुताबिक कितने मार्क्स दोगे? फुल 3 मिलेंगे या 2 मिलने चाहिए? यार बहुत ही स्ट्रिक्ट एग्जामिनर्स हैं आप लोग तो। भाई भाई मैंने ये तीनों के तीनों नंबर हासिल किए हैं। कैसे? ये देखो LiCl इज आयनिक, मार्क्स स्कीम में एक नंबर इस बात का नहीं दिया हुआ उसने, मैंने बल्कि फालतू बात लिख दी है कि NCl3 इज कोवेलेंट। ठीक है, ये आगे ऐसे करेंगे, ये मैं वैसे चेक कर रहा हूं आपको, मतलब कि मार्क करना आता होगा तो फिर खुद भी हासिल कर लेंगे। फिर कहते हैं सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन LiCl आर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, एंड इंटरमॉलिक्यूलर, अब मॉलिक्यूल का लफ्ज आ नहीं गया इसमें, इसलिए मैं ये लफ्ज डालता हूं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन NCl3 आर वीकर। तो ये इस फ्रेज का दो इकट्ठा मार्क है, इस मॉलिक्यूल के लफ्ज का एक अलग नंबर है पूरा। हाँ नहीं ठीक है, मार्क्स खुद को बेशक स्ट्रिक्टली दे, बट वैसे आपका सेंस थोड़ा बना रहा था कि, तो इसमें इस मॉलिक्यूल के लफ्ज का आपको बच्चों पूरा एक मार्क इस मॉलिक्यूल के लफ्ज का मिल रहा है, LiCl इज आयनिक का मार्क मिल रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इन LiCl आर स्ट्रॉन्गर, इस फ्रेज का एक मार्क मिल रहा है। देखिए ना, आपको मैं इधर दोबारा मैचिंग दिखाता हूं कि लफ्ज किस तरह मैच करेंगे। देखिए आयनिक बॉन्ड्स इन LiCl, तो हमने ये जो लिखा है सिंस LiCl इज आयनिक, तो इसका मतलब आयनिक बॉन्ड्स हो गया। ठीक है जी, फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन LCl3, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन NCl3, और वीकर या स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शंस का जिक्र कर दो, तो वीकर के फोर्सेस का जिक्र करने पे थर्ड मार्क था। तो ये बिल्कुल हमने सही इसमें जवाब लिखा। मार्क स्कीम में देख रहे हो मेन फ्रेज आपकी वो होनी चाहिए, तो उसने सिंपल इसमें मार्क स्कीम के मुताबिक लिखना चाहा था कि since LiCl has ionic bonds, so the electrostatic forces will be stronger than the intermolecular forces in NCl3 which are weaker. तो ये इसका perfect answer है, which gives you a mark scheme version of what we are doing. In this question बच्चों he says, कहता है the symbol of the elements of the period 3 are shown in the periodic table. देखिए पीरियड नंबर 3 आपको याद है, पीरियड कहते हैं उस हॉरिजॉन्टल रो को, पीरियड कहते हैं उस हॉरिजॉन्टल रो को। तो ये जो हमें इसने एक हॉरिजॉन्टल रो दी हुई है, दिस इज कॉल्ड द पीरियड। ठीक है, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल रो है इसको हम पीरियड कहते हैं। अब मुझे ये बताइए, कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट दीज एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट मे बी यूज्ड वंस, मोर देन वंस, और नॉट एट ऑल। कहता है ईच एलिमेंट जो है वो एक दफा यूज कर सकते हैं आप, एक दफा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, या बिल्कुल ही नहीं यूज करेंगे। तो अब डिपेंड करता है, मे बी एक एलिमेंट दो दो तीन तीन पार्ट्स का आंसर हो। क्लियर है? अच्छा, अब वी विल फोकस ऑन द क्वेश्चंस बच्चों, और देखिएगा कि आपको अब ईयरलीज इंशाल्लाह कितने आसान लगने वाले। स्पेशली देखिए मेरी जो मॉक सीरीज थी उससे गुजरने के बाद, द वे वी हैव कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमने की, उसके बाद इंशाल्लाह आपको कोई इसमें मसले मसाइल नहीं पेश आएंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर शोन। बच्चों वैसे एक आदत बना लेनी चाहिए कि जब आपको इस तरह से वो एलिमेंट्स दिया करें, तो मैंने क्या कहा था कि चाहे जरूरत हो या ना हो, क्या हम इनके प्रोटॉन नंबर्स और मास नंबर्स यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं? See, can I write this as 1123? क्यों जी? Can I do that? Yes, surely we can. चलिए जरा देखिए, तो I wrote this as, see इसको मैं थोड़ा नीट कर देता हूं, this is 11 and 23. ठीक है? अच्छा, मैग्नीशियम का it is 12
and 24. Aluminium is 13 and 27. Silicon is 14, 28. Phosphorus is 15, 31. Sulfur is 16, 32. Chlorine is 17, 35.5. Argon is 18, 40. देखिए हमारे पास ये इस तरह से यूं करके इसने दिया हुआ है। तो अब सवाल उसका ये था, जरा ये देखिए, देखिए जी, वो कहता है कि बताएं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में। अब जरा देखो यहां पे बच्चों जो मिस्टेक आप लोग करते हो, व्हाट आर दोज मिस्टेक्स व्हिच यू पीपल मोस्टली डू। अब जरा सुनो, सबको स्क्रीन क्लियरली नजर आ रही है? ये जरा यस करो एक दफा। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर? चलिए, जबरदस्त। तो बच्चों जीसीआईजी दोनों बैठो, समझो, रिवाइज करो इस चीजों से। अच्छा, अब इसमें ना एक गलती जो अक्सर लोग करते हैं इस सवाल में, देखिए वो कहता है राइट द व्हाट, राइट द सिंबल। ही सेज राइट द सिंबल। क्वेश्चन है कि राइट द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, राइट द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट which is malleable. Write the symbol of an element which is malleable. बच्चों एक बात बताओ, malleable का मतलब क्या था? Which can be converted into sheets. ठीक है जी, which can be converted into sheets, यानी आप उसको हैमर करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा ही है। अच्छा बताएं ये प्रॉपर्टी किसकी थी? हु कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स? याद है ये मेटल्स की प्रॉपर्टी थी। यस। अच्छा अब जरा ना बेशक आप साथ ये मैसेजेस पे रिस्पांस देते रहो, ये बहुत अच्छा होगा कि आपको इसी से ना जरा रिवीजन मिलती जाएगी और फिर आप उसमें अपना जवाब भी वहां से लिख सकते हो। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी, डू यू ऑल रिमेंबर के who can be converted into thin sheets? We studied that all metals, देखिए ये किसी एक मेटल के लिए नहीं था, all metals can be converted into thin sheets। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि मेटालिक है? एक सोडियम है, सी इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1। मैग्नीशियम है, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2। एल्यूमिनियम है, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 3। तो ये तीनों आपका जवाब हो सकते हैं। तो एग्जाम में तो उसने कहा नहीं कि अच्छा, अब सवाल देखो दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि उसने ये पहला जरा पर्चा हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं राइट डाउन द सिंबल। तो आपने इन्हीं सिंबल्स को खाली जाकर इधर डैशेस पे फिल करना है। वैसे ऑनेस्टली एक बात बताइए, कितनों का प्लान था कि वो पूरा पूरा नाम लिखते? सच बताइएगा, ताकि आपको मैं चीज बताऊं, बड़ी अहम छोटी सी बात है बट इट्स वेरी फिटल। जी देखिए अब आ रहे हैं 8-10 रिस्पॉन्स कि सर मैं लिखता ऐसे। तो अब सुनो, देखो ये अब आपको ना, यू आर ऑन द ईयरलीज जिसमें बिल्कुल फुल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। अब सुनो जरा, ना ना ना, ये लेजीनेस की बात नहीं है। देखिए अगर वो कह रहा है राइट डाउन द सिंबल, तो फिर अगर आप इसका नाम लिख देंगे तो भी गलत होगा, और अगर आप यानी सिंबल के अलावा जो भी ये सिंबल्स यूज हुए हैं, बट इनके साथ आपने इनका प्रोटॉन नंबर, मास नंबर नहीं लिखना जवाब में। क्योंकि देखो ये तो बात सुनो, ये तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किए थे ना, उसने तो कोई ऐसी चीज नहीं दी हुई। तो इसलिए आपने सिर्फ यहाँ पे सिंबल है तो सिंबल लिखना है। ये पता है मुफ्त के मार्क्स कटते हैं पर्चों में हर बच्चे के, जो एहतियात नहीं करता लफ्जों में, कि वो जब कह रहा है कि राइट डाउन द सिंबल, तो आपने जब सिंबल लिखना है
ऑफ एन एलिमेंट, तो फिर इसका मतलब है कि आपने सिंबॉलिक्स इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे क्या सिंबल्स यूज होंगे? देखिए, इसका जवाब आप लिख सकते थे सोडियम और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। सिंबॉलिक ही फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में इसने यहाँ पे ये दिए हुए। लेकिन बच्चों, एग्जाम में कोई एक नहीं, प्रोटॉन मास नंबर्स हमार नहीं डालने, अगर उसने नहीं दिए हुए तो फिर इस पे नहीं डालना जी। ये एहतियात करनी है ना। देखें, ये तो लफ्जों को गौर से पढ़ना। तो ये भी चूंकि पहला पेपर है ना, तो इसमें देखें आप बहुत ज्यादा बातें अच्छी सीखेंगे, तो अगले पर्चों में वो रिफाइन होती जाएंगी। तो इधर आपने कोई एक जवाब लिखना था जी। जी, कोई एक आउट ऑफ दीज थ्री। ये तीनों जो है ना मैलिएबल हैं, क्योंकि तीनों मेटल्स हैं। देखो, ये ग्रुप 1 का मेटल है, ये ग्रुप 2 का मेटल है, ये ग्रुप 3 का मेटल है, तो ये मैलिएबल हो सकते हैं। ऑल थ्री मत लिखें। देखें, ऑल थ्री का मतलब है कि यार इस बच्चे को ये शकी मिजाज बंदा है, इसको समझ नहीं लग रही कि क्या है। बस एक बात लिखें, ये तो मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, तो मैं इसके साथ आपको यूं लिख, तो फर्ज करें मैं लिख देता हूं जी सोडियम, ठीक है? तो आई विल राइट इट एज सोडियम। अच्छा, आगे में कहता है, सुनो, कहता है फॉर्म्स एन ऑक्साइड विद अ मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर। भैया जरा बताइए, इन सारों में कौन सा एलिमेंट है जो कहता है कि फॉर्म्स एन ऑक्साइड भी विद अ मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर? कहता है एक तो वो ऑक्साइड भी बना रहा है और दूसरा उसका मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी है। ऑक्साइड भी बना रहा है और मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी है। तो भाई लोग बताइए फिर क्या कहानी होने वाली है? बोलो। हाँ जी, कहानी ये है कि फॉर्म्स एन ऑक्साइड विद अ मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो बताइए इनमें से फिर कौन सा? क्या वो सिलिकॉन ही नहीं था? याद है, सिलिकॉन फॉर्म्स एन ऑक्साइड SiO2। सिलिकॉन फॉर्म्स एन ऑक्साइड SiO2। जी, तो ये आएगा। तो देखिए, सिलिकॉन फॉर्म्स सच एन ऑक्साइड व्हिच फॉर्म्स अ मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जी जी, कहता है देखिए, लिथियम नाइट्राइड इज आयनिकली बॉन्डेड। लिथियम नाइट्राइड इज आयनिकली बॉन्डेड। चले, थैंक्स टू हिम, हमें पता था ये बात, लेकिन उसने हमें मजीद अपडेट दे दी। अच्छा, व्हाई इज लिथियम नाइट्राइड आयनिक बॉन्डिंग? क्योंकि लिथियम इज अ ग्रुप 1 का मेटल। लिथियम ग्रुप 1 मेटल है, याद है, और नाइट्रोजन जो है ग्रुप 5 का नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल में हमेशा कैसा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड। तो वो कहता है कंप्लीट द डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्राइड आयन। Complete the diagram to show the electronic structure of the nitride ion. Show the charge on the nitride ion. Show the charge on the nitride ion. अब मुझे बताओ बच्चों कि आपने चार्ज ऑन द नाइट्राइड आयन तो पढ़ा हुआ है कि इट्स गोइंग टू बी 3-। अब देखो, नाइट्रोजन का जो है N714 होता है, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ कि 2,5 में पहले शेल के तो दो उसने क्रॉसेस देखो दिखा दिए। मैं पहले शेल में 2 क्रॉसेस उसने यूं दिखा दिए। हमने सेकंड शेल के 5 बनाने हैं ऐसे। देखिए, सेकंड शेल में हम यूं बनाएंगे इसको ऐसे करके, 5 ऐसे दिखाने हैं कि आपने 2 ऐसे, याद है, 3 ऐसे अलग अलग। यार कट कॉपी देखो, नोट्स की बातें बार बार आपको जरा ये बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि हम शुरू से ये जब चीजें कर रहे होते हैं, देखें आप पास एंड पे आके हर साल स्टूडेंट्स करते हो ना, बट हम टीचर्स तो जाहिर है शुरू से पता होता है यार बच्चे को कहाँ ले जाना है। तो उसकी खातिर हम ये सारी जो कार्रवाइयां करते हैं इसीलिए होती है कि देखिए यहां तक आपके पास ये 3 डॉट्स
ऐसे आपने अलग अलग दिखाना। तो ये था। तो वो टेस्टों में आपको याद है मैं फ्रीक्वेंटली आयंस और बॉन्ड्स और ये सब दिया करता था, इसीलिए कि रिविजन रहे। तो इधर इसने 2 मार्क ऐसे डिवाइड किए हुए कि एक नंबर इसका दिया हुआ है चार्ज का, और दूसरा मार्क इस आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आपने ये वाले दिखाने हैं, 2 3 4 और 5, और यहां से ये आपके पास ऐसे आ जाए। Complete the dot and cross diagram to show the electron arrangement in a molecule of NF3। बच्चों आपको एक NF3 का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, कहता है आपने इसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाना है to show the electron arrangement in a molecule of NF3। जरा बताइए, कहता है use dots for nitrogen electrons, use dots for nitrogen electrons and crosses for the fluorine electrons, dots for nitrogen electrons and crosses for the fluorine electrons to show the outer electrons only। क्या करेंगे अब? show the outer electrons only। outer electrons हम कैसे दिखाएंगे? देखें, कहते हैं लिथियम नाइट्राइड मेल्ट्स एट 813 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड मेल्ट्स एट -206। अच्छा ये तो बना लोगे ना आप नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में। देखिए आप एक की बनाएंगे इधर कि डॉट इज फॉर नाइट्रोजन, क्रॉस इज फॉर फ्लोरीन। अब आपको याद है कि इसमें N714 है और फ्लोरीन F919 है, वो वर्किंग याद है बच्चों? 25 और ये 27। देखिए नाइट्रोजन के ईच को 3 चाहिए और फ्लोरीन के ईच को 1 चाहिए, तभी NF3 बना था ना। देखो क्रॉस हो के NF3 ये बना, ये इसकी वर्किंग। अब मुझे बताओ कि देखो ईच फ्लोरीन, अब पहले जिनकी तादाद ज्यादा है याद है उसको हम पहले उसको करेंगे। अब देखो ईच फ्लोरीन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। देखो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इन फ्लोरीन्स को याद है कौन प्रोवाइड करेगा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास चेक करें, उसके पास आखिरी शेल में कितने हैं? 5 है ना। 5 में से 1 वो डोनेट कर देगा इसको, 1 वो डोनेट कर देगा इसको, और 1 वो डोनेट कर देगा इसको। ठीक, और गौर करेंगे फिर, तो ये तो हो गया ऐसे। अब ईच नाइट्रोजन नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल। ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को प्रोवाइड करना इन फ्लोरीन्स की जिम्मेदारी है, याद है? अब फ्लोरीन्स के हर एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स, आउट ऑफ 7 अगर वो 1 इसको डोनेट कर देंगे तो इनके पास बाहर कितने बचेंगे? याद है? ऐसे 6। इसी तरह ये फ्लोरीन भी अब जब 1 इसको डोनेट कर देगा तो बाहर उसके पास कितने बचेंगे? इसी तरह बच्चों ये फ्लोरीन जब 1 इसको डोनेट कर देगा तो ये 1 इसके पास क्रॉस ऐसे बचा, तो ये इधर 2 क्रॉस ऐसे आ गए, 2 क्रॉस ऐसे आ गए, तो ऐसे आ गए। तो मुझे ये बताइए कि आपके पास ये हो गया ऐसे? हाँ, और नाइट्रोजन ने जब 3 उनको दे दिए थे तो 2 इसके पास रहते हैं। तो जरा चेकिंग कर लीजिए कि देखो नाइट्रोजन के भी 8 पूरे हैं ना, 2 4 6 और 8, और ईच फ्लोरीन का भी देखो कि आपके पास 2 4 6 और 8, इधर भी 2 4 6 और 8, यहाँ भी 2 4 6 8, इधर भी 2 4 6 और 8। तो हर फ्लोरीन के पास ऐसे बराबर होगा। क्लियर है बच्चों सबको? क्यों जी? अच्छा जी, अब आइए जरा, वो कहता है कि जी बिल्कुल सही है, फर्स्ट यू कैन डू सच फिलिंग्स विद पेंसिल्स एंड देन यू कैन ओवरराइट देम विद पेन। अब जरा बच्चों कहता है लिथियम नाइट्राइड मेल्ट्स एट 813 डिग्री सेल्सियस। देखो खुद सोचो, लिथियम नाइट्राइड एक आयनिक कंपाउंड है, वो 813 हाई मेल्टिंग पॉइंट है। नाइट्रोजन टेट्राफ्लोराइड याद है ये एक कोवेलेंट कंपाउंड था, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट -206 है। तो वो कहता है एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस
ये ना भी बताता तो हमें पता ना कि स्मेल्टिंग बॉइलिंग के डिफरेंस का जवाब किस तरह देंगे। तो सैंपल क्वेश्चन याद है बच्चों, मैंने जो आयनिक कोवेलेंट का कट कॉपी लिखवाया हुआ कि explain in terms of attractive forces why lithium nitride has a much higher melting point than nitrogen trifluoride। जी बिल्कुल। तो अब आपने कहता है इन योर आंसर रेफर टू द टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ्स। तो क्लू कोड दे रहा है एक्चुअली। तो आपने ये कहना था कि देखिए यार लिथियम नाइट्राइड, इसका पहला बुलेट पॉइंट है कि लिथियम नाइट्राइड, तो राइटिंग का जरा फॉन्ट देखिए कैसे रखना है। लिथियम नाइट्राइड इज आयनिक वेयर एज, तो पहला तो मार्क इस तरह से मिल गया हमें, वेयर एज नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड इज कोवेलेंट। ठीक, तो फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। देखिए वो कहता है कि द इलेक्ट्रो, आयनिक में याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन are stronger than which kind of forces in nitrogen trifluoride? इंटरमॉलिक्यूलर। बिल्कुल, कोवेलेंट के लिए इंटरमॉलिक्यूलर का लफ्ज था, आयनिक के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, याद है जी। तो हम ये लिख रहे हैं कि देखिए लिथियम नाइट्राइड इज आयनिक वेयर एज नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड इज कोवेलेंट। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर इन व्हाट, सॉरी एक मिनट ये भूल गया मैं यहाँ पे, आर स्ट्रॉन्गर इन लिथियम नाइट्राइड। बेशक अब आप फॉर्मूला फॉर्म में भी लिख लो, लिथियम नाइट्राइड as compared to the intermolecular forces, as compared to the intermolecular forces of attraction, as compared to the intermolecular force of attraction between nitrogen trifluoride, तो NF3 लिख लेते हैं इसको। ठीक, so a larger या higher amount of heat energy is needed to break these forces in lithium nitride। तो बस ये काफी है। कहता है फ्लोरीन फॉर्म्स बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, फ्लोरीन फॉर्म्स बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो फ्लोरीन कहता है कि दोनों आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स बना रहे। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद फ्लोरीन टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम फ्लोराइड। ठीक है, तो कहता है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद फ्लोरीन टू फॉर्म द आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम फ्लोराइड। कहता है द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एन एटम ऑफ मैग्नीशियम एंड एन एटम ऑफ फ्लोरीन आर शोन। कहता है द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एन एटम ऑफ मैग्नीशियम एंड एन एटम ऑफ फ्लोरीन आर शोन। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एन एटम ऑफ मैग्नीशियम एंड एन एटम ऑफ फ्लोरीन आर शोन। तो वो कहता है complete the dot and cross diagrams to show the electronic structures of one magnesium ion and one fluoride ion. Show the charges on these ions. तो उसने हमें कहा कि magnesium reacts with fluorine to form ionic compound magnesium fluoride. The electronic structures of an atom of magnesium and an atom of fluorine are shown. देखो मैग्नीशियम के पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी तरह फ्लोरीन के पहले में 2 हैं और दूसरे में देखो 2, 4, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये तो इनके कैसे एटम्स दिए हुए हैं, सी दीज आर द न्यूट्रल एटम्स जो अभी आपको शो किए गए, क्या नहीं, ये तो इसके न्यूट्रल एटम्स थे। ये भी न्यूट्रल एटम ऑफ नाइट्रोजन है, ये न्यूट्रल एटम ऑफ फ्लोरीन है। अब वो हमें ये कह रहा है, कहता है कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स टू शो द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ वन मैग्नीशियम आयन and one fluoride ion, show the charges on the ions।
देखिए आपको ये तो पता है कि मैग्नीशियम पे 2+ का चार्ज होता है और फ्लोराइड पे 1- का चार्ज होता है, ठीक है जी। अब इनके जो वो बाकी स्ट्रक्चर्स थे, आपको याद है कि मैग्नीशियम अपने ये वैलेंस के 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो आपके पास इसका पहले शेल के 2 इलेक्ट्रॉन देखिए, ये यहाँ पे उसने पहले शेल के 2 बनाए हुए हैं। हम दूसरे शेल के जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऐसे हम इसको बना लेंगे, ठीक है जी। अब ये कैसे बनेंगे कि यहाँ से देखिए, ये आपके पास 2 इधर थे, 2 इधर थे, 2 इधर थे और 2 इधर थे। क्योंकि उसने यहाँ भी देखो उसको क्रॉस ही दिए हुए हैं, तो आप भी क्रॉस ही रखो। और ये आखिर के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये नहीं, इधर की के मार्क्स इसलिए नहीं है क्योंकि की उसने खुद दी हुई है, क्रॉसेस फॉर मैग्नीशियम, डॉट्स फॉर फ्लोरीन, ठीक है जी। तो ये आपके पास, यार ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। डू यू थिंक इसमें मुझे बहुत अब वक्त जाया करना चाहिए? इसकी करेक्शंस मॉक की इतनी दफा मैं करा चुका हूँ, बातें सारी हमने देखी हैं, तो इस पे तो चलने दो मुझे जो नॉर्मल पेस, ठीक है। अच्छा अब आइए जरा इसी पे, ये पहले में 2 दूसरे में 8, तो इसने अपने ये आखिर के 2 तो लूज कर दिए। देखो बच्चों, ये ईयरलीज ना, अब आपने एटलीस्ट, चलो कल तक तो ठीक है आप चलते रहे मेरे साथ साथ, अब आपने मुझसे पहले पहले अपनी तैयारी के तौर पे करते जाना। 2020 मई जून, पहले सारे मई जून की सीरीज खत्म करो उस सेट में जो आपको दिए हुए, पहले मई जून की सीरीज कंप्लीट कर, ठीक वो हो जाए, फिर आपने अक्टूबर नवंबर एज अ बोनस प्रैक्टिस वो भी साथ साथ करनी है, ठीक है जी। बस नोट्स पक्के रखें और अपनी ईयरलीज आप करते रहिए। आज दिन में 2-2 ईयरलीज बेशक करो एक सब्जेक्ट की, आराम से पुल ऑफ होती हैं। बस मार्क स्कीमों से चेकिंग करके मार्क टिक क्रॉस अपनी करेक्शंस वो करने जी। एमसीक्यूज आपने अभी नहीं करने, एमसीक्यूज अभी नहीं करने, एमसीक्यूज में बहुत टाइम होगा, वो हम करेंगे जब आपका मैथ्स का 26 मई को खत्म हो जाएगा, फिर हम शुरू करेंगे। वील हैव एम्पल टाइम फॉर इट, ठीक है, उसमें 10-12 दिन है, तो इंशाल्लाह करेंगे। तो एमसीक्यूज तो टोटल हफ्ते की मार होती है, उसमें आराम से कंप्लीट हो जाता है। खैर, प्लस ये थ्योरी की रिविजनों से तो एमसीक्यू देखना अब और आसान तरीन हो जाएगा। जी खुली है जी एकेडमी, 3 to 5 में भी खुली होती है और 8 से 9 के दरमियान भी एकेडमी खुली होती है। यार ले लो, अभी तक ईयरलीज आप लोगों ने नहीं ली तो अब मैं क्या कहूँ, कमाल लोग हैं यार, आप ले लो ईयरलीज अभी। जी वो जरा आप कॉल्स कर लें, वो नाम लिखवा दिया था ना, अगर खत्म हो गई है उसमें लेट कर देते हो ना, फिर वो चीजें और बच्चे ले जाते हैं। नाम लिखवा दिया तो आपको फिर प्रिंट करवा के दिलवा देंगे। और बच्चों ईयरलीज के ऊपर ना आपने पेन से करना है, क्योंकि एग्जाम में कॉन्फिडेंस पेन से बड़ा बंदे को आता है। जब आपको पेन से लिखते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो फिर एग्जाम में ये काटने वाला सिलसिले के मार्क्स कटने हैं, इसलिए काटना वटना नहीं है बात। जी करेंगे जी करेंगे, पहले आप ये देखते जाइए। अच्छा देखो, अब कहता है कि हमें उसने यूं फ्लोरीन का इस तरह से ये दिया हुआ है, ठीक है जी। अब वो कहता है, जरा ध्यान दो, वो कहता है जी कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस। अब फ्लोरीन का जब आप बनाओगे, देखिए फ्लोरीन के, मुझे एक बात बताइए, फ्लोरीन के सेकंड शेल में टोटल 2, 4, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इलेक्ट्रॉन तो वो गेन करेगा ना, तो यहां से आप इसको यूं बना दो। और अब उसमें से देखिए, ये 2 ऐसे दिखा दिए आपने, 2 इधर दिखा दिए, 2 इधर, जो पहले से उसने जिस तरह दिखाए हुए। बट एक फ्लोरीन ने तो मैग्नीशियम से गेन किया, तो उसको तो हम क्या दिखाएंगे, तो ये आपके पास 1 नेगेटिव वो होगा जी। जिनको एग्जामेशन की कंफर्मेशन मेल नहीं आई, वो जरा ब्रिटिश काउंसिल कॉल करें, उन्हें अपना सारा वो कैंडिडेट नंबर डिटेलिंग बताइए और उनसे कहिए कि जी हमें कब तक आप अपडेट करेंगे, ठीक है। तो वो बता देंगे आपको कुछ दिनों में, लेकिन कॉल करके पूछ लिया करें ये चीजें, क्योंकि आपने खुद अपने मेल से सारा वो फिलअप किया था, तो आपने खुद उनसे इंटरेक्शन करना है। जो सवाल जवाब पूछना है आप उनसे जरूर कॉल करके मालूमात लिया करें। तो कंप्लीट द, ये हो गया जी। तो इसका मतलब है कि एक मैग्नीशियम आयन हमारे पास ये बन गई और एक फ्लोराइड आयन हमारे पास ये वाली बन गई। ये क्लियर है सबको? चलिए, अब बच्चों यहाँ तो आपको मिल गए 3 मार्क्स। अब देखें इसमें वैसे ना, जरा मैं आपको चूंकि मार्क्स साथ साथ बार बार फॉर रेफरेंस दिखा रहा हूँ,
ताकि आपको ये समझ आए कि उसमें वो क्या करता है। देखिए इसे के आपने मैग्नीशियम 2,8 ऑल क्रॉसेस, देखिए ये हमने मैग्नीशियम में वाकई 2 और 8 ऑल क्रॉसेस ही दिखाया। देखिए ना, इस मैग्नीशियम के आयन में ये 2 क्रॉसेस थे और फिर ये 8 क्रॉसेस, और ये इसका 1 मार्क दे रहा है, वो कह रहा है। फिर फ्लोरीन 2,8 7 डॉट्स एंड 1 क्रॉस इन आउटर शेल। तो देखो फ्लोरीन का 2,8 है और आखिरी वाले में कहता है 7 डॉट्स और 1 क्रॉस, तो उसको आपने डॉट नहीं बना देना, नहीं इसमें आपने वैसे नहीं लिखना 2, बताता हूँ क्यों। और इधर मैग्नीशियम के साथ 2+ और फ्लोराइड के साथ 1-, तो तीनों क्राइटेरियाज हमने मैच किए। जरा अब सुनना, इधर आपने मैग्नीशियम के साथ देखिए ये नहीं लगाना, देखो इधर आपने मैग्नीशियम के साथ ये जो आपने वो इधर लगाना था ना, MgF2 असल में फॉर्मूला बनता है, वो इसलिए नहीं लगाना। जरा देखो वो कह रहा है, देखो सवाल प्लीज पढ़ा करो, मुझसे आप जब इस तरह की बात पूछते हो ना तो थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं, आप जरूर पूछा करें ताकि मैं बार बार हाईलाइट करूं, लेकिन अब ये आदत इंप्रूव होनी चाहिए ना बच्चों, इस तरह तो मैं एग्जाम में साथ नहीं बैठाऊंगा आपके। ये देखिए वो कह रहे हैं कि शो द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ 1 मैग्नीशियम आयन एंड 1 फ्लोराइड आयन। बस उसने कहा सिर्फ 1 मैग्नीशियम 1 फ्लोराइड आयन का स्ट्रक्चर बना, ये भी उनका वो नहीं बना रहा, फॉर्मूला कंबाइंड वाला नहीं बना रहा, वरना तो आप सही कह रहे हो कि मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज है, फ्लोराइड पे 1 नेगेटिव है, तो क्रॉस पेस होकर ये MgF2 बनेगा। वसूलन तो फ्लोरीन के साथ 2 लिखना चाहिए था, बट ये तब करते जब वो हमसे ये तब करना था 2 साथ जब उसने हमसे कहा होता कि मैग्नीशियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर बना। ठीक है जी यार अब्दुलरहमान, देखो भाई मैग्नीशियम का जो आप बनाते हो, देखो पहले शेल में 2 हैं, दूसरे शेल में 8 हैं, तीसरे शेल के ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए ना, तो यहाँ तो सिर्फ 2 बने हुए थे, दूसरे शेल के 8 क्या मुझे नहीं बनाने पड़ेंगे? तीसरे वाले का तो इलेक्ट्रॉन्स अब लूज हो गए ना, बात समझ आई कि नहीं? तो इसीलिए तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज हुए उन्हीं की जगह तो देखो ब्रैकेट डाल कर यहाँ 2+ लिखा हुआ, समझ आई बात? जी जी, ब्रिटिश काउंसिल का नंबर है जी 0800 22 000 0800 22 000। इस पे आप उसको उनको कॉल्स करके ना, ये क्लास से फ्री हो जाए तो फिर कॉल करके पता कर लीजिए, या मेल पे भी उनको मेल फॉरवर्ड कर दिया करें तो मेल आपको आ जाती है, जिस पे वो आपसे मेल्स पे इंटरेक्शन करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही हो, तो ये आपके पास ऐसे आ जाए। GCE के भी ईयरली स्कट कॉपी नोट्स के हैं, इसीलिए ना मैं केमिस्ट्री में थोड़ा सा जरा आपको हमेशा IG इसलिए रेकमेंड करता हूँ कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न है। GCE भी 99% इसी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें बस इक्का दुक्का कोई हल्का फुल्का सवाल इस तरह आ जाता है। तो हाँ, GCE की ना जो ATP है वो जरा टेक्निकल होती है, अब इसीलिए मैं वो आप लोगों को स्टूडेंट्स कहता हूँ, तो इस कराने में तो कोई मसला नहीं है। बहरहाल जो बच्चे की चॉइस है हम उस तरह चलते हैं, हम मशवरा यही देते हैं। अच्छा बच्चों अब देखिए, कहता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम फ्लोराइड। तो मैग्नीशियम फ्लोराइड का फॉर्मूला जो है वो तो MgCl2 होगा। मैग्नीशियम फ्लोराइड का फॉर्मूला फ्लोराइड का है उसमें, तो मैग्नीशियम फ्लोराइड का फॉर्मूला होगा MgF2। मैग्नीशियम फ्लोराइड इज MgF2। अब जरा देखिए, कहता है मैग्नीशियम फ्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज सॉलिड। कहता है मैग्नीशियम फ्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज सॉलिड। What can be done to solid magnesium fluoride to make it conduct electricity? कहता है मैग्नीशियम फ्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज सॉलिड। आपको याद है बच्चों, मैग्नीशियम फ्लोराइड चूंकि एक आयनिक कंपाउंड है ना, तो ये बिजली कंडक्ट नहीं करता जब सॉलिड हालत में हो। याद है मैग्नीशियम फ्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी किस किस हालत में? कंडक्ट्स इन मोल्टन, या जिसको स्लैश लिक्विड हालत भी कहते हैं, यानी या तो वो मोल्टन लिक्विड हालत में करता है या एक्वस हालत में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इन दोनों हालतों में क्यों करता है वो? बिकॉज इट हैज फ्रीली मूविंग आयंस।
तो वो कह रहा है कि व्हाट कैन बी डन टू सॉलिड मैग्नीशियम फ्लोराइड टू मेक इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कर सकते हो आप? कहता है इन योर आंसर एक्सप्लेन व्हाई मैग्नीशियम फ्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दिस चेंज इज मेड। तो आप सीधी बात इसमें ये करें, कहता है पहला सवाल तो उसका ये था, देखो 2 मार्क्स। पहला सवाल है कि व्हाट कैन बी डन टू सॉलिड मैग्नीशियम फ्लोराइड टू मेक इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप पहला हरकत ये कर सकते हो कि जी either heat it and melt the solid magnesium fluoride or dissolve the magnesium fluoride in water. Dissolve the magnesium fluoride in water. तो या तो आप इसे पानी में डिसॉल्व कर दें, ठीक है जी, इसे या तो पानी में डिसॉल्व कर दें या फिर आप इसे पिघला दें। ये दोनों हरकतें करने से क्या होगा? तो either heat it and melt the solid MgF2 or dissolve the magnesium fluoride in water. चैप्टर 3 में पढ़ा था ना भाई, क्या हो गया है? और अब कहता है, तो ये तो 1 मार्क हो गया ना दोनों का। अब वो कहता है कि इन योर आंसर एक्सप्लेन व्हाई मैग्नीशियम फ्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दिस चेंज इज मेड। तो वो क्यों कंडक्ट करता है? बिकॉज both these changes produce freely moving ions. Both these changes produce freely moving ions which conduct electricity. समझ रहे हो ये बात? तो सी बहुत खुली स्पेस दी होती है जितनी उसका आंसर उसमें फिट इन हो सकता है। तो ड्यू टू द फ्रीली मूविंग आयंस या प्रेजेंस ऑफ फ्रीली मूविंग आयंस ऐसी हरकत होती है। तो जरा देखिएगा अब इसने जो जवाब हमें दिया हुआ है ये क्या है। देखिए वो कहता है कि MgF2, ये तो पिछले पार्ट का फॉर्मूला है ना। देखिए अब यहाँ भी MgF2 है, इधर भी MgF2 है। फिर उसने यहाँ हमें कहा था कि हीट अंटिल मोल्टन और डिसॉल्व इन वाटर। तो देखिए हीट एंड, मैंने क्या लिखा है इधर, जैसे मैंने लिखा हीट एंड मेल्ट द सॉलिड MgF2 और डिसॉल्व द मैग्नीशियम फ्लोराइड इन वाटर। तो ये एक ही मार्क वो दे रहा है उसको, और दूसरा मार्क वो दे रहा है कि मूविंग आयंस या मोबाइल आयंस हैं इसमें, तो बिकॉज दीज हैव प्रोड्यूस्ड फ्रीली मूविंग आयंस। तो देखो मूविंग आयंस का लफ्ज तो हमारे पास इसमें आ गया, मूविंग आयंस का वर्ड आ गया, तो वो दूसरा मार्क। तो एग्जामिनर ना इस तरह वो ढूंढता है, फ्रेजेस ढूंढ ढूंढ के आपको इस तरह मार्क्स वो देता है। तो ये जो मार्क स्कीम में फ्रेज है ना, एग्जैक्ट ये अल्फाज हीट अंटिल मोल्टन, तो देखो इसमें हीट का लफ्ज भी आ रहा है, मेल्ट का लफ्ज भी आ रहा है। तो इतना फर्क पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस का हो सकता है। और डिसॉल्व इन वाटर, और इधर हमने क्या किया, डिसॉल्व मैग्नीशियम फ्लोराइड इन वाटर। तो एग्जैक्ट फ्रेजिंग आपको इस तरह से आ रही है। नहीं, दोनों मेंशन करने। देखे ना, उसने कहा कि सवाल पे गौर कीजिए, उसने कहा व्हाट कैन बी डन टू मेक इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर तो दोनों हरकतें मेंशन करनी पड़ेंगी। क्या ख्याल है? दोनों मेंशन करें, क्योंकि दोनों से कंडक्शन तो होती है। उसने किसी एक बात को स्पेसिफाई तो किया नहीं। अब जरा बच्चों इस बी पार्ट पे आइए। देखिए बी पार्ट में कहता है कार्बोनाइल फ्लोराइड। बच्चों एक बात तो बताओ कि कार्बोनाइल फ्लोराइड किस किस्म का एक कंपाउंड होना चाहिए? यार वैसे जब भी ना ये बॉन्डिंग की बात आए तो पहले उसका आयनिक कोवेलेंट चेक कर लिया था। ये कोवेलेंट पता है क्यों होगा? कार्बोनाइल फ्लोराइड कोवेलेंट इसलिए है कि इसमें मौजूद कार्बन भी नॉन मेटल है, ठीक है, ऑक्सीजन भी ग्रुप 6 का मेंबर है, नॉन मेटल है, फ्लोरीन ग्रुप 7 का मेंबर है, नॉन मेटल, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन ग्रुप 6 का मेंबर है, नॉन मेटल है, कार्बन ग्रुप 4 का मेंबर है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल्स जब आपस में जुड़ जाएं तो ये यकीनन फिर किस किस्म का कंपाउंड होगा? दिस विल बी अ कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है जी, ये होगा कोवेलेंट कंपाउंड। अब मुझे बताओ, कहता है कि द स्ट्रक्चर ऑफ, सुनो इधर, द स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ COF2 इज शोन, ठीक है। तो वो कहता है कि आपने कंप्लीट करना है डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनाइल
फ्लोराइड, शो द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो वो कह रहे हैं कि कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनाइल फ्लोराइड, शो द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो अब मुझे बताइए कि हम इसमें क्या करेंगे। देखिए, अब आपने ये सोचना है, देखो आपको मैंने ऐसा कुछ भी ड्रॉ करना नहीं सिखाया, ऐसे ही है ना? क्यों नहीं सिखाया, उसकी वजह बता रहा हूं कि इस किस्म के कंपाउंड्स जो हमने नोट्स में नहीं किए, उनका ये ल्यूइस स्ट्रक्चर, आपको याद है इसको कौन सा स्ट्रक्चर कहते थे बॉन्डिंग के चैप्टर में? इसको कहा करते थे ल्यूइस स्ट्रक्चर। ऐसे तमाम केसेस जो मैंने आपको नहीं करवाए, वो या तो बाकी कवर हो गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज बनाए थे, या वो आपको इस किस्म के केस में वो खुद इनका ल्यूइस स्ट्रक्चर बना देगा। ल्यूइस स्ट्रक्चर से फिर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम रिवर्स में बनाना तो यार निहायत आसान काम नहीं। क्या ख्याल? अच्छा देखिए, अब इसमें ना आपने क्या करना, सीधी सी बात है भाई, इधर देखो, ये बात जरा समझना, इट्स इंपॉर्टेंट, आपको ये तरीका आना चाहिए। जी एक मिनट सुनना, बेटा, एक सेकंड पहले सुन लीजिए। देखें, इसमें जाहिर अब की बनाएंगे तो फिर हम तीन तीन अलग चीजें तो नहीं बना के दिखा सकते। जरा हम देख लेते हैं इसमें वो की क्या कह रहा है, जरा इधर देखो। ठीक है जी, अब इधर देखो, मुझे ये बताएं कि ये जो आपके पास ये आ रहा है सिंगल बॉन्ड, कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान कैसा बॉन्ड है? बच्चों आप सबको याद है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता था, आपको याद है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है एक पेयर है, ये वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, शेयर्ड पेयर एक है। और पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक पेयर होता है सिंगल लाइन का मतलब, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ये जो एक सिंगल पेयर की लाइन है, इस एक सिंगल डैश का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हर सिंगल लाइन का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स है। तो मुझे बताओ, कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान सिंगल लाइन है, तो आपने यहां से क्या करना है कि कार्बन का ये डॉट दिखा दो, फ्लोरीन का क्रॉस दिखा दो। अब फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो आपको ये पता है ना कि 7 में ऐसे दिखाने हैं कि बाकी वो लोन पेयर्स भी ऐसे दिखा दो। ये क्लैरिटी हो रही है सबको? तो इससे बस आपने क्या करना है, इससे छापना है, इसको फिल करना है। अब जरा देखिए कि इधर भी कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पे भी एक आएगा डॉट, एक आएगा क्रॉस, ऐसे करके देखिए। और फिर इस फ्लोरीन को भी देखें, इस फ्लोरीन के भी आखिरी शेल में तो 7 है, 7 में से एक क्रॉस उसने शेयर कर लिया है, तो बाकी तो जो 6 क्रॉसेस हैं वो आपको यहाँ पे दिखाना मस्ट है। ठीक है जी। अच्छा अब मुझे बताओ जरा बच्चों, गौर से देखिएगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तो एक लाइन का मतलब एक डॉट क्रॉस, दूसरी लाइन का मतलब दूसरा डॉट क्रॉस। तो आपने इसमें यूं बनाना है कि डॉट क्रॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स यूं करके दिखाना। क्लियर? क्या ख्याल है बच्चों? और ऑक्सीजन के पास वैसे अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? देखिए O8 16 है ना, तो इसके पास 2 6 होते हैं। अब 6 में से उसने 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इनके साथ शेयर कर लिए, तो बाहर खुद के पास कितने बचे? वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे यूं दिखा दो। जरा गिनती करिए, तो देखें आपको ल्यूइस फॉर्मूला किसी भी अननोन कंपाउंड का तसल्ली रखना, ऐसे ल्यूइस वो दे देगा, उसमें से फिर आपने कैसे ये बनाना है, तो ये तो आसान है। ये सिंगल बॉन्ड था तो इधर एक डॉट एक क्रॉस। अब फ्लोरीन ने इतने 7 में से एक शेयर कर लिया है, तो इस तरह से ये 6 तो बाहर आ जाएंगे। इसी तरह इधर भी कार्बन और फ्लोरीन का सिंगल बॉन्ड है, तो इधर डॉट क्रॉस लगा के तो बाकी तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके बाहर आ जाएंगे। फिर इस कार्बन का ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड है, तो आपने अब एक डबल बॉन्ड का एक डॉट क्रॉस, दूसरे डबल बॉन्ड का दूसरा डॉट क्रॉस, और ये 4 ऐसे करके यूं बाहर आ जाएंगे। क्या ख्याल है? तो अब मुझे ये बताइए, अब सुनो,
सी पार्ट में कहता है कि द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ मैग्नीशियम फ्लोराइड एंड कार्बोनाइल फ्लोराइड आर शोन। देखिए उसने हमें कहा है कि द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ मैग्नीशियम फ्लोराइड एंड कार्बोनाइल फ्लोराइड आर शोन। तो कहता है कि एक्सप्लेन यूजिंग योर नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग व्हाई मैग्नीशियम फ्लोराइड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। Explain using your knowledge of structure and bonding why magnesium fluoride has high melting point. तो बच्चों ये स्ट्रक्चर आप सबको समझ आ गया। देखिए इसका जरा आंसर्स भी मैच करते जाओ। आपने तो बच्चों पूरा ईयरली की तरह अटेम्प्ट करके आखिर में मैच करना। देखिए अब इसने यहाँ पे जो कहा हुआ है कि देखो 2 सिंगल बॉन्ड्स, 1 डबल बॉन्ड, 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ फ्लोरीन एटम्स एंड 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम्स। वैसे देखिए एक बात बताइए ईमानदारी से, आप में से कितने लोग ये भूल गए थे या कितने लोग भूल जाते कि यार इधर हमें जो है वो भी लिखना चाहिए। ये लोन पेयर्स कितने लोगों का प्लान था ना लिखने का? ये वाले जो लोन पेयर्स, सी दिस, ये जो बायर है, तो देखिए इस पे आपका वो पूरा एक सॉलिड मार्क काट देता। ठीक है, इस पे वो पूरा एक सॉलिड मार्क काट देता। क्लियर हो गई? तो अब इस तरह की चीजें सीखो। देखो मार्क स्कीम आपको इंपॉर्टेंस समझ आ रही है कि खाली फिल अप करना कि बस आपको लगे ठीक है तो मैं आगे चला जाऊं, ये सही बात नहीं है। याद रखिए मार्किंग स्कीम से एंड पे जब ईयरली की तरह टाइमर लगा के एग्जाम अटेम्प्ट करो रोज के तौर पे, अब 2-2 एग्जाम्स आप कम से कम करते जाए क्योंकि पर्चा आगे करीब आ रहा है, तो उसको फिर एंड पे मार्किंग स्कीम से 1 बाय 1 चेकिंग करके जो गलतियां हैं उन्हें हाईलाइट करें और फिर उन गलतियों को बैठ के एक दफा फिर पढ़ें और मार्क स्कीम से मैच करके सीखें कि यार इसमें क्या बात। बाकी मैं साथ साथ इस तरह रिवीजन की नियत से पूरे पूरे ईयरली आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। ठीक है? अच्छा आगे चलिए जरा नेक्स्ट पे कि उसने आगे हमें क्या कहा है। तो इसमें वो लोन पेयर बनाना बहुत जरूरी होता है। आपने कभी बच्चों याद रखना है कि ये जो लोन पेयर्स हैं बाहर, इन लोन पेयर्स को मिस नहीं करना। अब वो हमें कहता है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम फ्लोराइड एंड कार्बोनाइल फ्लोराइड आर शोन। ये मेल्टिंग पॉइंट है, मैग्नीशियम फ्लोराइड का इतना मेल्टिंग पॉइंट है और कार्बोनाइल फ्लोराइड का -111 है। यार आपको लग नहीं रहा कि जैसे 2021 का पर्चा था, कुछ मिसालें बदल रही हैं, बाकी तो कट कॉपी वही सवाल कुछ उस टाइप के ही नहीं पूछ रहा। बोलो, उधर भी याद है ऐसी हमने आयनिक कोवेलेंट का एक फर्क कल जब 2021 का पेपर कर रहे थे तो उसमें आ रहा था ना। ठीक है, तो अब वो हमें कहता है कि एक्सप्लेन यूजिंग योर नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग व्हाई मैग्नीशियम फ्लोराइड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, इज ही कंपेयरिंग, देखो अब ये एक मिनट यहां मुझे पक्का पता है कि चंद बंदे क्या गलती करेंगे, वो यहाँ पे ना इन दोनों को कंपेयर करना शुरू कर देंगे। सुनो, ये कंपैरिजन वाला सवाल था या ये सिंगल क्वेश्चन है? हाँ जी, देखिए ये बहुत एक ब्रूटल मिस्टेक है कि जो वो आपको कह रहा है, सी ही सेड एक्सप्लेन यूजिंग बॉन्डिंग एंड नॉलेज का वो सारा व्हाई मैग्नीशियम फ्लोराइड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, बस उसने सिर्फ ये पूछा। उसने कार्बोनाइल फ्लोराइड का साथ कंपेयर करने को नहीं कहा। वो में भी अगले में करे या ना करे जो भी। जी बिल्कुल सही है। तो देखें अब ये इट्स वेरी ऑनेस्ट ऑफ यू, ये अच्छी बात है कि आप लोग बता रहे हो कि सर मैंने ये गलती की थी तो अब मुझे समझ आ गई है कि क्या करना है। याद है मैंने नोट्स करवाते वक्त आपको ये बात बड़ी क्लियरली बताई थी सिखाते वक्त कि आपको जब वो बोले ना कि किसी सिंगल कंपाउंड का क्यों मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई या लो है, तो फिर भाई सिर्फ उसकी बात करो। बट अगर वो कहे ना कि एक्सप्लेन व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम फ्लोराइड इज हायर देन कार्बोनाइल फ्लोराइड, तो उसका भी जवाब अभी 2021 मई जून के पर्चे में लिखा था ना। देखो आप एक जनरल पॉइंट्स याद रखो तो बाकी जब वो सिर्फ क्या होगा, केमिकल बदलेगा साथ, कंपाउंड का नाम बदलेगा। तो देखिए 3-4 बंदों ने अभी बिल्कुल ऑनेस्टली कन्फेस किया कि सर मुझसे ये गलती हुई, तो देखो मुफ्त के 2 मार्क्स आपके वो उड़ा देता, क्योंकि ये शो करता है कि यार बंदा क्लियर नहीं है सवाल में। तो एग्जामिनर ना आपको इतनी सीधी बातें इसीलिए दे रहा है कि आप इसको उस हिसाब से करो।
ठीक है, तो कहता है एक्सप्लेन यूजिंग योर नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग व्हाई मैग्नीशियम फ्लोराइड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो वही 3 बुलेट पॉइंट्स याद है कि मैग्नीशियम फ्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड, मैग्नीशियम फ्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड। अब देखो एग्जाम में तो बुलेट पॉइंट्स नहीं लिख लें, लेकिन मैं आपको फिर भी इधर बुलेट पॉइंट्स लिख लेता हूं, या चलो ऐसे ही करते हैं कि मैग्नीशियम फ्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड, सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक forces of attraction, electrostatic forces of attraction between, electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions, between the oppositely charged ions are very strong, ठीक है जी, are very strong। ये दूसरा पॉइंट मुकम्मल हो गया। इधर फुल स्टॉप्स के बाद पॉइंट्स चलते हैं, तो तीसरा आप लिखेंगे सो अ हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, गिवन लाइनों से बाहर ना जाएं, हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी is needed, high amount of heat energy is needed to break these bonds, high amount of heat energy is needed to break these bonds, इसलिए उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो इधर आपने सिर्फ मैग्नीशियम फ्लोराइड के हाई मेल्टिंग पॉइंट होने का तस्करा करना था, कंपैरिजन नहीं करना। पार्ट 2 पे आइए बच्चों। पार्ट 2 में वो कहता है कि एक्सप्लेन यूजिंग योर नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग व्हाई कार्बोनाइल फ्लोराइड हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। जी आपने नाम लिखवा लिया था ईयरली, मेरा ख्याल है सब वो सेल आउट हो गई हैं शायद, इसलिए कम पड़ गई हैं, तो मंगवा लेंगे। हाँ आज मैं कह देता हूँ मंगवा लेंगे, ठीक। अच्छा, तो अब जरा देखो इसमें, जी अच्छा नाम में देखो उसने इधर नाम लिखा हुआ है ना, तो आप भी नाम लिखें। मैंने चला इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया है, लेकिन आप भी पूरा नाम लिखो इसको, तो जैसा उसने ट्रेंड दिया हो फिर आप भी वैसा ही करें, मैग्नीशियम फ्लोराइड पूरा लिखें। जी पहले ना आप जरा एकेडमी के नंबर पे कॉल कर लें बेशक, उन्हें नाम लिखवा दें कि ईयरलीज चाहिए, तो वो आपको बता देंगे कि फिर इस वक्त ले लें। अच्छा जी, अब जरा बच्चों देखो, कहता है यूजिंग योर नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग व्हाई कार्बोनाइल फ्लोराइड हैज अ लो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट। अब कार्बोनाइल फ्लोराइड का लो क्यों है, तो इसके लिए हमने क्या जवाब लिखा था, याद है? ये कार्बोनाइल फ्लोराइड क्योंकि कोवलेंट है, तो ये वही कोवलेंट का मेल्टिंग बॉइलिंग लो क्यों होता है, ये नोट्स में जनरली लिखवाया था ना मैंने, याद है? तो इसमें हमने लिखा था कि सिंस कार्बोनाइल फ्लोराइड, तो इधर ये अब देखो मैं सिर्फ आपको रिकॉल के लिए, हालांकि ये नोट्स में कट कॉपी लिखी हुई बातें, अब सिर्फ कंपाउंड का नाम बदलता रहेगा। तो सिंस कार्बोनाइल फ्लोराइड, सीक्वेंस समझो पॉइंट्स को लिखने का, सिंस कार्बोनाइल क्लोराइड इज अ कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है जी, सिंस कार्बोनाइल फ्लोराइड इज अ कोवलेंट कंपाउंड, सो इट्स इंटरमॉलिक्यूलर, या so its intermolecular forces of attraction, its intermolecular forces of attraction are weak, intermolecular forces of attraction are weak, ठीक है जी।
नहीं नहीं, काइनेटिक एनर्जी का जिक्र कहाँ आ गया, ये फिक्स्ड बातें थी। देखें नोट्स खोल के देखिएगा जरा, ये एफएक्यू की लिस्ट बनाई भी आप, उसमें ही लिखा होगा। सो द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीक, देयरफॉर लो अमाउंट ऑफ एनर्जी, therefore low amount of heat energy is needed to break these forces. इसलिए जी ये नेसेसरी है। देखें आप पहले कंपाउंड की टाइप बता देंगे ना, तो आपको खुद भी ज्यादा आसान लगेगा कि अगर आयनिक हुआ तो फिर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करोगे, अगर कोवेलेंट हुआ तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करोगे। तो ये इस तरह से फिक्स सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स था। आई होप यू रिमेंबर दिस चीज यार, ये बड़े रूटीन में, मैंने तो आपको याद है हर मॉक में ये क्वेश्चन दिए थे कि कोवेलेंट का हाई लो क्यों होता है, आयनिक का हाई क्यों होता है, और कंपैरिजन के सवाल भी ये हर टेस्ट में इसीलिए मैं डालता रहता था ताकि आपको याद दहानी रहे। नोट्स पक्के करें प्लीज, देख लीजिए मैंने आपसे जैसे कहा था ना। देखिए अब आप अग्री कर रहे हो ना कि देखिए जब हम ईयरलीज देखेंगे तो एक वो बंदा जिसने सेशन भर सुस्ती की, उसको एक अफसोस जरूर होगा कि यार ये तो सीधे सीधे नोट्स में से मैं कर ही लूं तो अच्छा है। अभी भी टाइम है, नोट्स पक्के करके ईयरली प्रैक्टिस दबादब करो। पहले बच्चों बार बार ये बातें बोलता रहूंगा, मई जून सीरीज के पहले करने सारे, 2020 मई जून, 2019 मई जून, 2018 मई जून, 2017 मई जून, ये 5 सालों के मई जून करके प्रॉपर टाइमर लगा के लाइक अ मॉक 5 दफा समझो अपना मॉक ये लो, फिर मार्किंग स्कीमों को जो पीछे एंड पे लगी हुई हैं उनसे इनको चेक करके कंपेयर कर, बहुत जरूरी काम है आप, वरना गड़बड़ होगी। ठीक है, अच्छा अब आइए जरा लेट्स चेक के हमारा जवाब यही है कि नहीं। देखिएगा आप जरा, देखें उसने जो आंसर दिया हुआ है कहता है, इधर देखिएगा आप जरा, कहता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस या आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, तो दोनों का हमने जिक्र किया हुआ है। तो कहता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक, तो पूरी वो बात आ गई ना उसमें, इसलिए। और अगले सवाल में उसने जो कार्बोनाइल का वीक होने का था, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अच्छा यार, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, कट कॉपी एक ही बात है, तो आप वही रखो। ठीक है जी बिल्कुल। अब देखो तो ये वीक थी और फिर उन्हें नीड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक, तो क्या हमारे यही फ्रेजेस उस आंसर में दिख रहे हैं कि नहीं, दिख रहे हैं, क्या ख्याल जी। तो इसलिए ये हमें आना चाहिए था। अच्छा अब वो कहता है कि बताओ इनमें से कौन सा एक मैक्रो मॉलिक्यूलर सॉलिड है। देखिए बच्चों मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपको याद है, एक डायमंड था, एक ग्रेफाइट था, एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड था और एक सिलिकॉन कार्बाइड था। मैं हर मॉक में आपको याद है इनके किसी ना किसी तरह इसको इन्वॉल्व करता रहा, स्ट्रक्चर्स पूछता रहा आपसे, इनकी एफएक्यूज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनके यूजेस। तो सिलिकॉन, अब इनमें से कोई मैक्रोमोलिक्यूलर्स, ये हैं तो सारे ही सॉलिड हैं, बट सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड या ग्रेफाइट में से कुछ होना चाहिए। उनमें से हमें यही दिख रहा है सिलिकॉन 4 ऑक्साइड। आप इसका बिल्कुल इसी स्टाइल से नाम लिखो कि दिस इज सिलिकॉन 4 ऑक्साइड। अब कहते हैं कि कार्बन इज एन एलिमेंट which exists in different forms. कार्बन इज एन एलिमेंट which exists in different forms. तो ये कार्बन के किन चीजों की तरफ इशारा कर, ये उनके एलोट्रोप्स की तरफ। यस, ये कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स है ना, एलोट्रोप्स। अब एलोट्रोप्स कहते हैं उन फॉर्म्स को जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। नहीं, इसको हम ना ऐसे ही रखें, सिंपल, कीप इट स्ट्रेट एंड सिंपल। अब वो कहता है नेम 2 forms of the element carbon that have giant covalent structures. तो ये तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन यानी डायमंड
एंड ग्रेफाइट की बात ही नहीं कर रहा। तो कार्बन की दो फॉर्म्स डायमंड और ग्रेफाइट ही है, नेम करना था जी। कहते हैं कि दिस क्वेश्चन इज अबाउट, सुनो, दिस क्वेश्चन इज अबाउट फॉस्फोरस एंड कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस। कहते हैं ये सवाल जो है फॉस्फोरस के बारे में है और कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस के बारे में। फॉस्फोरस हैज द फॉर्मूला P4, सम प्रॉपर्टीज ऑफ P4 आर शोन। कहता है फॉस्फोरस के कंपाउंड्स ये हैं, तो फॉस्फोरस हैज द फॉर्मूला P4। कहता है सम प्रॉपर्टीज ऑफ P4 आर शोन। तो बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दी हुई है, सॉल्युबिलिटी दी हुई। मुझे ये बताओ, अब ये फॉस्फोरस का फॉर्मूला P4 और सम प्रॉपर्टीज ऑफ P4 कहते दी हुई है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 280 है, मेल्टिंग पॉइंट 45 है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नॉन कंडक्टर है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर इनसॉल्युबल। अब वो कहता है नेम द टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन द एटम्स इन अ P4 मॉलिक्यूल। देखो सवाल के अंदर ही जवाब दे रहा है। कहता है नेम द टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट एग्जिस्ट्स इन अ P4 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में कैसी टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है? मॉलिक्यूल्स में तो कोवलेंट होती है। तो ये आपको नाम के अंदर ही सवाल जवाब दे रहा है। तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है जी, कोवलेंट बॉन्ड। अब जरा ये देखिएगा, इसी इट्स कोवलेंट। अब आओ जरा नेक्स्ट पार्ट में कहता है एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स व्हाई P4 हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। मैंने क्या कहा था याद है? ये तो एक फिक्स सवाल, जी बिल्कुल, कोवलेंटी की प्रॉपर्टीज है, सही कह रहे हो। तो एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स व्हाई P4 हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये तो वो फिक्स जवाब नहीं था कि इन अदर वर्ड्स एक्सप्लेन व्हाई कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग। देख रहे हो बच्चों, ये जो मैंने कहा था ना FAQs, ये बड़े जरूरी होते हैं। ये असल में बहुत रिपीटेडली आप देख रहे हो, ये तीसरा पर्चा है आईजी का और चौथा पर्चा इन टोटल जो हम कर रहे हैं, और उसमें एक ही जैसी ये सवाल जवाब आ रहा है। तो आपने बताना है वाई P4 हैज अ लो मेल्टिंग। तो हम बोलेंगे कि जी सिंस it is a covalent molecule, since it's a covalent molecule, so intermolecular forces of attraction are weak or strong? Are weak, so less energy is needed to break them. बस ये तो फिक्स जवाब सवाल है, बस इसको इसी तरह लिखो। तो देखिए इसमें हम अगर आंसर्स मैच करके देखें, किसी forces of attraction between molecules are weak, need a small amount of energy to break। हमने ये सारी बात पूरी इसमें लिखी, ठीक है। अच्छा, अब आइए नेक्स्ट में। कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई फॉस्फोरस इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सप्लेन व्हाई फॉस्फोरस इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फॉस्फोरस नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? व्हाई फॉस्फोरस इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इसलिए कोई भी एक एलिमेंट, फॉस्फोरस एक एलिमेंट है, तो इसमें फिर फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे भाई, आयंस की बात नहीं करेंगे। फिर ये मेटल तो नहीं है ना, नॉन मेटल। तो बिकॉज इट हैज नो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, अकेला एलिमेंट है ना, तो उसमें फिर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें। अब इसने हालांकि देखो आपको काफी सहूलत भी दे दी है कि नो मूविंग और फ्लोइंग मोबाइल चार्ज पार्टिकल्स और आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, बट असूलन यू शुड हैव आंसर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि अकेला एलिमेंट है। इधर उसने लीनियंसी दिखाई है, आयंस को भी मान लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उसको ज्यादा आप कर लेते हैं।
कहता है कि फॉस्फाइन हैज द फॉर्मूला PH3। अब देखो इसमें P है वो भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन है वो भी नॉन मेटल है, तो ये यकीनन फिर एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल ही होगा। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड है तो फिर इट विल एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स नॉट एज आयंस, याद है। तो अब मुझे बताओ, कहता है कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फाइन। देखो बच्चों, आप जरा चेक करो कि डाटा में हम लिखते हैं, देखो फॉस्फोरस P1531 है, हाइड्रोजन H11, ये याद है 285 है, कॉन्फ़िगरेशन इसकी 1 है, ये इसका 3 बनता था, 5 है, 3 और गेन करने हैं, इसके पास 1 है, इसने 1 और गेन करना है, क्रॉस बेस क्या बनेगा PH3। देखिए इसने बना के ऑलरेडी दिया हो। अब PH3 है तो अब देखो पहले जो ज्यादा तादाद में होते हैं, याद है, उनका मसला सॉल्व कर। सोचो ईच हाइड्रोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, तो ये कुल मिला के ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को प्रोवाइड करना फॉस्फोरस की जिम्मेदारी है। तो फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 अगर हैं तो 5 में से एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा और 2 ऐसे आ जाएंगे। तो आप की बनाएंगे इधर से कि डॉट इज फॉर फॉस्फोरस एंड क्रॉस इज फॉर हाइड्रोजन। तो अब मुझे ये बताइए कि जब ये इस तरह से आ गया, ठीक है, अब सवाल ये था कि हमें इस तरह से ये यूं इसने दे दिया। अब आप सोचो कि इधर से ये फॉस्फोरस का 3 है, इसको 3 चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको प्रोवाइड करना, एक ये हाइड्रोजन देगा, एक ये हाइड्रोजन देगा और एक ये हाइड्रोजन देगा। ईच हाइड्रोजन के पास है भी एक एक। अब बॉन्ड्स बनाना समझ आ गया ना सबको। तो बाहर इनके पास देखो, जब इसके पास भी एक ही था, वो एक ही इसने इधर दे दिया डोनेट, तो बाहर कुछ नहीं बचा। इसके पास भी एक ही था, अंदर डोनेट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो एट द एंड ऑफ द डे जरा गौर से देखिए, हाँ ये पार्ट आप पेंसिल से करके फिर पेन फेर देना जब कंफर्म हो जाए, ठीक है। सिर्फ ग्राफ्स का काम पेंसिल से करें, बाकी ड्राइंग है वो भी पेंसिल से बना लें, बाकी सब यही करें। तो ये आपके पास एक, तो देखो ना फॉस्फोरस के पास भी 2 4 6 8 पूरे हो गए, और ईच हाइड्रोजन का भी डुप्लेट ये कंप्लीट हो गया। क्या ख्याल? तो ये स्ट्रक्चर इसका यू बनना था। अब देखिए इसने यहाँ पे क्या किया होगा, यहाँ इसने हमें दिया हुआ है कि ये देखिए 3 पेयर्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 1 लोन पेयर। तो 2 नंबर इस तरह उसने दिया है कि देखो यहाँ पे 3 वो कह रहा है कि शेयर्ड पेयर दिखें, एक मार्क इसका है और एक लोन पेयर। कि पोटेशियम ब्रोमाइड एग्जिस्ट्स एज एन आयनिक लैटिस। देखिए आपको याद है वो क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर की बात हम करते थे, वो जिसमें आपको मैंने बताया था कि जब भी किसी आयनिक कंपाउंड का वो क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर मांगे तो इसमें शेडेड आयन, इसमें अनशेडेड, इसमें शेडेड, इसमें अनशेडेड, इसमें अगर शेडेड किया है तो यहाँ पे अनशेडेड, इधर शेडेड हो जाएगा, इधर अनशेडेड। तो ये एक ऑल्टरनेट पैटर्न से हम आयंस को फिल किया करते थे, याद है। क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर कहते हैं जिसमें, अब देखिए आयनिक लैटिस का मतलब है कि जिसमें आयंस हो, ऑपोजिटली चार्ज आयंस हो, और लैटिस का मतलब है कि वो ऑल्टरनेटली ऐसे आयनिक की तरह अरेंज हो। तो कहता है पोटेशियम ब्रोमाइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड। हमें पता है कि पोटेशियम ब्रोमाइड एक आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी आपने कि ये सॉलिड हालत में बिजली कंडक्ट नहीं करते क्योंकि इनमें कोई फ्रीली मूविंग आयंस नहीं होती, लेकिन वो कंडक्ट करते हैं व्हेन मोल्टन और व्हेन एक्वस। इन दोनों हालतों में ये इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी अपने में से इलेक्ट्रिसिटी गुजरने देते हैं, बिकॉज उनमें फ्रीली मूविंग आयंस होती हैं। तो ये बच्चों एहतियात करना, कहाँ पे फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन का जिक्र होगा, कहाँ फ्रीली मूविंग आयंस का जिक्र होगा, ये एहतियात होनी चाहिए। अब सवाल था व्हाट इज मेंट बाय द टर्म आयनिक लैटिस। देखो बच्चों, आयनिक लैटिस का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर इन विच देयर आर ऑपोजिटली चार्ज आयंस। याद रखिएगा कि जिसमें ऑपोजिटली चार्ज आयंस हो, उनमें ऑपोजिटली चार्ज आयंस होती हैं और वो अरेंज्ड होती हैं किस फॉर्म में, अरेंज्ड इन एन ऑल्टरनेट
पैटर्न। तो वो जो क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर आप फिल करते थे, याद है? ये 2 मार्क्स के लिए ये 2 बुलेट पॉइंट्स। तो जस्ट मैचिंग योर आंसर टू द मार्क स्कीम, देखिएगा जरा आप इसमें कि क्या जवाब वो दे। तो देखिए जी, उसने हमें कहा हुआ है कि आयनिक का मतलब तो ये होता है जी, आयनिक का मतलब तो वो कह रहा है मेड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस या एनाइंस, या चलिए ऑपोजिटली चार्ज आयंस। तो देखो ये हमारा फ्रेज जो है इसमें इधर मिल रहा है ऑपोजिटली चार्ज आयंस का। और दूसरा मार्क था कि उसमें रेगुलर अरेंजमेंट है, सीक्वेंस होता है, पैटर्न होता है। मैंने पैटर्न का भी लफ्ज डाला और ऑल्टरनेटिंग पैटर्न, बल्कि दोनों डाल दी। ठीक है जी, तो ये इसका पूरा एक डेफिनेशन है कि जी आयनिक लैटिस उस हम स्ट्रक्चर को कहते हैं in which there are oppositely charged ions जो कि arranged हों in an alternate pattern, जैसे हम बनाते थे। पार्ट 2 में कहता है कि explain why potassium bromide does not conduct electricity when solid। अब देखो बच्चों, इसने एक बात नहीं पूछी, ये एक अलग सवाल है कि सॉलिड हालत में क्यों नहीं करते, उसका भी जवाब देना है। बट डज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन, तो इसका भी देना है। ये एक ही बात में 2 उसने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो पहले बताओ सॉलिड में क्यों नहीं करते। तो हम बोलेंगे बिकॉज इन सॉलिड स्टेट there are no freely moving ions state, the ions are held in fixed position। याद है, in solid state the ions are held in fixed position, जबकि जो molten state है, ठीक है जी, तो in solid state the ions are held in fixed position and cannot move, इसलिए वो बिजली कंडक्ट नहीं करते। but they do conduct electricity, but they conduct in molten state because of the freely moving ions। तो देखिए आपके पास स्पेस अच्छी खासी वहां दी होती है, तो बस आप अपना पहले दिमाग में जवाब। अच्छा, बेस्ट तरीका बच्चों थ्योरी के आंसरिंग में ये होता है कि कटिंग ओवर राइटिंग से अवॉइड करें, लेकिन पहले ना आंसर को दिमाग में फ्रेम कर लें, सोच लें, उसके बाद दोबारा जब आप लिखेंगे ना तो उसमें गलती का चांस नहीं होता और कटिंग ओवर राइटिंग नहीं होती। तो ये इसका जवाब था। तो चलिए, चूंकि थ्योरेटिकल आंसरिंग है तो लेट्स मैच इट विद द मार्क स्कीम आंसरिंग्स। तो अब देखिए उसमें सिंपली उसने तो बहुत ही, देखिए मार्क स्कीमों में टू द पॉइंट बात वो करता है कि आयंस डू नॉट मूव। देखिए इसमें वो कह रहा है आयंस डू नॉट मूव, एक मार्क है, बट व्हेन मोल्टन तो आयंस मूव, यानी आयंस आर मोबाइल। तो वही जो बात हमने की कि फ्रीली मूविंग आयंस, एग्जैक्टली वही बात। अब वो कहता है बच्चों कि ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन मोनोक्लोराइड। कहता है ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन अ मॉलिक्यूल। कोवेलेंट, देखिए मॉलिक्यूल का लफ्ज आ गया तो इसका मतलब है कि यार इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग बनेगी। वो ब्रैकेटें बना के चार्जेस नहीं लिखने, बल्कि शेल्स का इस तरह वाला जो ओवरलैप दिखाता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग इस तरह होती है। तो कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन मोनोक्लोराइड शो आउटर इलेक्ट्रॉन्स ओनली। देखिए अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक की बना लेते हैं कि डॉट मैं आयोडीन के लिए दिखा दूंगा और क्रॉस मैं क्लोरीन के लिए दिखा दूंगा। आप सब बच्चों जानते हो कि इसमें ICl है ना, आयोडीन मोनोक्लोराइड का फॉर्मूला ICl है। तो आपने सिंपली यहाँ से एक आयोडीन का वो बना देना है और इसी तरह से अब आपने इसमें एक क्लोरीन का यूं बना देना। ठीक है, जब आपने ये दोनों बना दिए तो इसमें याद है अब कोई न्यूक्लियस वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। तो आयोडीन ये है, क्लोरीन इधर है। अब मुझे एक बात ये बताइए कि देखें इसमें आयोडीन इधर और Cl हमने यूं बना दी। बच्चों आप सबको पता है कि आयोडीन भी ग्रुप 7 का मेंबर है। सी आयोडीन इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ ग्रुप 7। अगर ये ग्रुप 7 का मेंबर है और क्लोरीन भी मेंबर ऑफ ग्रुप 7 है, मुझे बताइए ग्रुप 7 के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स तो अपने वैलेंस शेल में होते हैं और इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन फर्दर चाहिए होता है। अब चूंकि एक एक चाहिए तो देखें हम यूं समझ लेते हैं कि इस क्लोरीन को जो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए वो ये आयोडीन इसको देगा। तो आयोडीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स में से एक जब इसको डोनेट कर देगा, सी हमने सिंबल में डॉट लिखा हुआ है ना, तो इसको ये डॉट कर देते हैं। तो बाहर आयोडीन के पास याद है 7 में से एक उसने डोनेट कर दिया तो उसके पास बाहर रह गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसी तरह से गौर कीजिए कि क्लोरीन ने अपने 7 में से एक क्रॉस इसको दे दिया, तो यहाँ पे आपके पास बच गए फिर कितने टोटल, ये बच गए आपके पास टोटल ऐसे करके 6 बाहर। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास, अब देखिए दोनों गिनती कर ले कि आयोडीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब जब यहां तक आपने इस पूरी स्ट्रक्चरिंग को देखा है तो ई पार्ट में वो कहता है
कहता है जी पोटेशियम ब्रोमाइड हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 734 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी, और आयोडीन मोनोक्लोराइड हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे एक बात बताइए कि पोटेशियम ब्रोमाइड हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 734 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे ये बताओ कि जी पोटेशियम ब्रोमाइड का मेल्टिंग पॉइंट 734 डिग्री सेल्सियस, चूंकि आयनिक है तो जाहिर है एक हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और आयोडीन मोनोक्लोराइड हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 27। देखिए एक अच्छा खासा फर्क है। तो ये आयनिक कंपाउंड है पोटेशियम ब्रोमाइड, और आयोडीन मोनोक्लोराइड एक वो है। तो इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन दीज मेल्टिंग पॉइंट्स। यार देखिए ये सवाल तो आपके कान खा चुका है। मैंने चैप्टर 3 बॉन्डिंग से शुरू करते करते हर टेस्ट में, हर मॉक में, आपको हर ईयरली में अब तक आप देख रहे हो ये सवाल एक फिक्स रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें अब हमने जो है ना इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्सप्लेन करना है कि व्हाई देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन दीज मेल्टिंग पॉइंट्स। आप सबसे पहले तो देखिए ये बोलोगे कि जी सिंस पोटेशियम ब्रोमाइड, देखिए इसका जवाब आप यूं लिखो कि जी सिंस पोटेशियम ब्रोमाइड जो है, सिंस पोटेशियम ब्रोमाइड इज एन आयनिक कंपाउंड, ठीक है जी, सिंस इज एन आयनिक कंपाउंड, एंड अब चूंकि हमने कंपेयर करना है ना तो आपने इसमें जरा कंपैरेटिव वर्ड्स में लिखना है। एंड आयोडीन मोनोक्लोराइड जो है इज एन आयनिक कंपाउंड, ठीक है जी, सॉरी इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड इज एन आयनिक कंपाउंड एंड ICl इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। तो अगर ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो मुझे एक बात बताइए कि अब हमने उनको ये बता दिया तो हम लिखेंगे, तो सिंस पोटेशियम ब्रोमाइड इज एन आयनिक कंपाउंड एंड iodine monochloride is a covalent compound, so the electrostatic forces of attraction, लफ्जों के देखें मार्क्स हैं कि so the electrostatic forces of attraction जो होंगे in potassium bromide, electrostatic force of attraction in potassium bromide are much stronger, ठीक है जी, are much stronger than which forces, than the intermolecular forces, ठीक है, than the intermolecular forces of attraction, ठीक है, intermolecular forces of attraction in iodine monochloride. तो so higher energy is needed to break the forces in potassium bromide than iodine monochloride. ये इसका एक पूरा जवाब है बच्चों। इसकी देखिए ईयरली की जब आप वीडियोस देख रहे होंगे ना तो मेरे जवाब को लिखने से पहले आप वीडियो पॉज करके खुद भी जरा उसका जवाब ओरली पढ़ के देखें, दिमाग में जरा उसको रीड करें या लाउड रीड करके, फिर उसको आप आगे कंटिन्यू करके चेक करें कि आप भी यही लिखते कि नहीं। तो अगर हम इसके जवाब को देखिए, इफ वी मैच इट विद द मार्क स्कीम्स, तो इसको जरा हम यूं देखते हैं कि देखिए अब इधर वो क्या कहता है कि सी इसने कहा हुआ है कि पोटेशियम ब्रोमाइड, देखिए यहाँ जैसे वो कह रहा है कि पोटेशियम ब्रोमाइड आयनिक बॉन्ड्स, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन आयंस, आयोडीन मोनोक्लोराइड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जिक्र करना, ठीक है जी, और फिर आपने बताना है कि बॉन्ड्स इन KBr आर स्ट्रॉन्गर, तो भी हमने बात बताई। तो सारी वही चीज जो आपको बार बार वो सवाल पूछता जा रहा है।